कितने टाइप के कोलिजन होते हैं बताओ? सर वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन नहीं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक होता है ना। यस। तो कोलिजन दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे हम लिखते हैं कोलिजन। कोलिजन का मीनिंग क्या है कि टू बॉडी थ्री बॉडी आपस में कोलाइड कर गए तो इसी को बोलते हैं कोलिजन। और ये दो टाइप के हो गए हमारे, एक हो गया इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है इलास्टिक कोलिजन का और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए? सर अभी स्कूल में ये मतलब स्टार्ट नहीं हुआ, बस इतना बताया कि अभी कोलिजन स्टार्ट कराएंगे। ओके, तो अभी क्लास इलास्टिक, ओके ओके, अभी इलास्टिक, मंडे से है मेरा स्कूल। क्या बोले? मेरे स्कूल की मंडे तक छुट्टी है। अच्छा, तो छुट्टी होगी, वहां पे भी पंजाब में भी छुट्टी हो गई है। नहीं नहीं, इधर वहाँ पे तो बारिश की वजह से है ना। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे इसलिए क्योंकि कल गौरी पूजा थी, आज गणेश आज चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, हाँ। फिर थर्सडे फ्राइडे में स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है, मेरे को करना नहीं था तो मैं नहीं जा रही। और सैटरडे ओके, संडे वीकेंड। ठीक है, ओके। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? देखो, जब भी टू बॉडी थ्री बॉडी आपस में कोलाइड करेंगे तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है जब भी कोलिजन होता है। साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, लाइट प्रोड्यूस हो सकता है, और हीट प्रोड्यूस हो सकता है। यस। तो ये साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी कहाँ से आ रहा है? एनर्जी तो कंजर्व होता है। तो जो बॉडी कोलाइड हो रहा है उनकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड करो बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन भी ऐड करोगे तो इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ जो है, फाइनल जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, और लाइट एनर्जी में। तो प्रैक्टिकली जो है सारे कोलिजन इन इलास्टिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन जो है वो आइडियल केस है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, जो बॉडी कोलाइड कर रहे हैं उनके काइनेटिक एनर्जी को ऐड करो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। यदि वो सेम है तो इलास्टिक, और डिक्रीज कर गए तो इन इलास्टिक। तो जो इलास्टिक कोलिजन है वो आइडियल केस है। इन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है हमारा। तो इलास्टिक कोलिजन में हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन? काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, कोलाइडिंग बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी डिक्रीज आफ्टर कोलिजन।
यदि इसे हम इक्वेशन के टर्म्स में लिखें तो फर्स्ट केस में हमारा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, और इन इलास्टिक के केस में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगा, स्मॉलर होगा इनिशियल से। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाए। बोलो क्लियर। यस सर। और देखो यहाँ पे दूसरा चीज है, मोमेंटम में क्या चेंज होंगे। तो जब टू बॉडी आपस में कोलाइड हो रहा है तो फर्स्ट बॉडी ने सेकेंड बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, सेकेंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे अप्लाई किया, तो दोनों पे फोर्स ऐड किया तो दोनों का मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो दोनों के बॉडी के मोमेंटम को ऐड करोगे तो वो सेम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर। और इलास्टिक कोलिजन में भी सेम रहेगा, इन इलास्टिक कोलिजन में भी सेम रहेगा। तो मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं सेकेंड पॉइंट में, यहाँ पे मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग बॉडी कंजर्व। स्कूल में टेस्ट का रिजल्ट आया? नहीं सर, सर एक्चुअली हमारे फिजिक्स के जो टीचर थे ना, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो अभी न्यू टीचर आएंगे। अच्छा, तो इसमें कंजर्व होगा तो इसमें P इनिशियल इजकल टू P फाइनल। तो कुछ टाइम लग जाएगा उसके साथ एडजस्ट करने में सर के साथ। अभी फीमेल टीचर आ रही है। तो लास्ट टीचर ने क्यों छोड़ दिया, कुछ रीजन? सर वो जिस क्लास के, मतलब वो पढ़ाते तो बहुत अच्छा थे, बट वो जिस क्लास के क्लास टीचर थे ना, उस क्लास में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, तो और वो क्लास टीचर उस टाइम छुट्टी पे थे, तो इसीलिए। अच्छा, क्योंकि तुम्हें तो समझ में आ रहा था लगता है, क्योंकि नंबर तो आ ही रहे हाँ, थे। यस, मुझे सर का सब और आपका भी, सर का भी सब समझ आ रहा था पूरा। और इन इलास्टिक कोलिजन में भी तुम्हारा कंजर्व ही करेगा, कि यहाँ पे भी हो जाएगा मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग बॉडी कंजर्व। दोनों ही इलास्टिक हो या फिर इन इलास्टिक हो, दोनों में ही मोमेंटम कंजर्व करते हैं। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करेगा, और इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो काइनेटिक एनर्जी पे। क्लियर। तो अब हम पहले पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इन वन डायमेंशन का मतलब, जैसे मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी एक ही लाइन में मूव कर रहा है। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का क्या मीनिंग हुआ कि टू बॉडी एक लाइन में मूव कर रहे हैं, एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, और कोलिजन के बाद भी सेम लाइन में मूव कर रहे हैं। आगे पीछे हो सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन सेम ही होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊं, देखो इस पे हमने टू बॉडी ले लिया, ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकेंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी का मास है m1, सेकेंड बॉडी का मास है m2। फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी है u1, सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी है u2। इस पोजीशन पे दोनों का कोलिजन हो गया, ये है 1, ये है 2। कोलिजन के बाद ये रहा 2, ये रहा 1। 1 की वेलोसिटी हो गई v1, 2 की वेलोसिटी, ये 2 है ना पीछे वाला, 2 की वेलोसिटी हो गई v2। और यहाँ पे तुम्हारा कोलिजन हो गया। आई बात समझ में?
दो बॉडी, एक का मास है m1, एक का मास m2, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फर्स्ट का वेलोसिटी है u1, सेकेंड का u2। दोनों कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद फर्स्ट का वेलोसिटी हो गया v1, सेकेंड का वेलोसिटी हो गया v2। तो हमें इसमें m1 m2 गिवन है और बिफोर कोलिजन वेलोसिटी u1 एंड u2 भी गिवन है। हमें फाइंड करना है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, मतलब v1 एंड v2 फाइंड करना है। ओके, यस। कैसे फाइंड करेंगे देखो। तो ये इलास्टिक कोलिजन पड़ रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करेगा, मोमेंटम भी कंजर्व करेगा। तो टू इक्वेशन से हम दो अननोन सॉल्व कर लेंगे। तो पहले लिखते हैं मोमेंटम भी कंजर्व, मोमेंटम विल कंजर्व। तो हमारा ये हो गया पी आई इजकल टू पी एफ। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया हमारा m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल मोमेंटम हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है ये। अब इसमें वन वाले को यस। एलएचएस में, टू वाले को आरएचएस में भेज दो। तो m1 v1 को एलएचएस में ले आएंगे तो क्या m1 कॉमन ले सकते हैं, हाँ जी। u1 माइनस v1। और m2 u2 को आरएचएस में भेज दे तो m2 कॉमन, ये हो जाएगा v2 माइनस u2। इक्वेशन नंबर 1। अब हम काइनेटिक एनर्जी को भी कंजर्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी will also conserve। तो यहाँ पे लग जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इजकल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा देखो, m1 के लिए हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, m2 के लिए हो जाएगा हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन बना यहाँ पे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इजकल टू फाइनल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी। यस सर। तो हाफ को हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। और इसमें भी वन वाले को एलएचएस में लेके चले जाओ। तो m1 v1 स्क्वायर को एलएचएस में ले जाओगे तो यहाँ पे फिर से m1 कॉमन हो जाएगा। ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से हम डिवाइड कर देंगे। यस सर, मतलब इसमें m1 और m2 को कॉमन निकालेंगे। हाँ, हमने कॉमन निकाल लिया ना अभी तो ऑलरेडी। यस सर, तो उसके मतलब वो बाद टू, कट जाएंगे। हाँ कट जाएंगे वो। m1 2 को हम 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 हमारा इक्वेशन आ गया m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये हो गया m1 u1 माइनस v1, और इधर हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ऊपर से आ जाएगा m2 v2 माइनस u2। ओके। अब यहाँ पे m1 कैंसल, m2 भी कैंसल। अब देखो न्यूमरेटर में क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाएगा। u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1, u1 माइनस v1। इधर हो जाएगा v2 प्लस u2, और ये हो जाएगा v2 माइनस u2, v2 माइनस u। कट कर दो। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया।
ये हो गया U1 प्लस V1, U1 प्लस V1, ये हो गया V2 प्लस U2। यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, V2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं U1 माइनस U2 प्लस V1। क्या ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा? यस सर। इस इक्वेशन को लिखेंगे हम V2 नाम पर। अब इस V2 यहाँ से जो हमने निकाला है, ये V2 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में V2 पुट कर देंगे तो हमें V1 का फॉर्मूला मिल जाए। पुट दिस V2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, जरा हम देख ले, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। M1U1 माइनस M1V1। चलो अभी नहीं दो, अभी एक्सप्लेन नहीं करते, नेक्स्ट टाइम करेंगे। U1 माइनस V1 है, पहले फॉर्मूला लिख ही लेते हैं इसको। और ये है हमारा यहाँ पे V2 माइनस U2। अब पुट करते हैं M2, V2 का वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा U1 माइनस U2 प्लस V1 माइनस U2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो मास से, ये हो जाएगा M1U1 माइनस M1V1। ये यहाँ पे हो जाएगा M2U1, और यहाँ पे देखो माइनस U2 दो बार है, ये हो जाएगा -2M2U2। और M2 को V1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो M2V1। ठीक है। अब जो हाँ। यहाँ पे LHS में देखो -M1V1 है, तो हमें V1 फाइंड करना है, तो इस -M1V1 को RHS में भेज देते हैं, और जो U वाला टर्म है उसको LHS में ले आते हैं। तो यहाँ पे देखो ये M1U1 और ये M2U2 है, जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और कॉमन आएगा, M1U1 कॉमन हो जाएगा। हम्म। ये हो जाएगा M1 माइनस M2U1। और यहाँ पे ये है -2M2U2, इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +2M2U2। और इससे हम ले जाएंगे इधर, तो यहाँ पे V1 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 प्लस M2V1। तो V1 का फॉर्मूला हो जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइड बाय, इसको डिवाइड कर दिया, U1 प्लस ये बन गया हमारा 2M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2U2। ये फॉर्मूला बन गया हमारा V1 का। ये इक्वेशन हो गया हमारा A। ओके। यस अब इस V1 का वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे V2 में, तो हमें V2 का एक दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। पुट दिस V1 इन B2। तो हम पूरा पुट करके डेराइव नहीं करेंगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसमें फॉर्मूला में तुम्हें क्या याद रखना है, जो V1 का फॉर्मूला हमने डेराइव किया है उसमें 1 को 2 और 2 को 1 कर दो, तो न्यूमरेटर में है M1 माइनस M2, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा M2 माइनस M1 बन जाएगा ये। और डिनोमिनेटर में है M1 प्लस M2, ये बन जाएगा M2 प्लस M1। तो प्लस में तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि प्लस है, A प्लस बी लिखो या B प्लस ए लिखो, एक ही बात है, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा। और फिर ब्रैकेट के बाद है U1, तो ये बन जाएगा U2। उसके बाद 2M2 है, तो ये बन जाएगा 2M1। M1 प्लस M2 सेम ही रह जाएगा, और U2 बन जाएगा हमारा U1। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा बन गया V2 का। यदि एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा उसी से बन जाएगा। ये इक्वेशन है B1। तो V2 का दो फॉर्मूला है, एक B1 और B2। किस फॉर्मूले का यूज करना है, यदि हमें
V1 एंड V2 दोनों ही फाइंड करने हो तो इक्वेशन नंबर ए से V1 निकाल लो और V1 का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे V2 में, तो V2 इजिली मिल जाएगा, छोटा फॉर्मूला है ना ये। सिर्फ V2 फाइंड करना हो तो तुम इक्वेशन नंबर B1 का यूज करो। आई बात समझ में? यस। तो ये फॉर्मूला जनरली मैंने देखा है स्कूल में डेरिवेशन में भी आते हैं। तुम्हारे स्कूल में डेरिवेशन आते हैं एग्जाम में? अभी तक आए हैं डेरिवेशन? नहीं नहीं, अभी CT1 और CT2 में तो नहीं। नहीं आए तो नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस हम स्टडी करेंगे। तो केस नंबर 1, व्हेन मास ऑफ टू बॉडी आर इक्वल, जो दो टू बॉडी कोलाइड कर रहे हैं उनका मास इक्वल है। व्हेन मास ऑफ टू बॉडी आर इक्वल, तो इसमें हम M1 और M2 दोनों का वैल्यू हम M पुट कर देते हैं। M1 और M2 दोनों M पुट कर देते हैं। तो V1 का फॉर्मूला क्या है, तो पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं तुम्हें। तो ये फॉर्मूला हमारा था M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 U2। अब M1 M2 इक्वल है तो क्या ये जीरो हो जाएगा पहला वाला टर्म? चलो मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा M माइनस M डिवाइड बाई M1 M प्लस M U1, और यहाँ पे हो जाएगा 2M डिवाइड बाई M प्लस M U2। तो फर्स्ट टर्म तो देखो जीरो हो गया ना, M माइनस M जीरो हो गया। और सेकेंड टर्म में देखो न्यूमरेटर में 2M है और डिनोमिनेटर में M प्लस M 2M, ये भी 2M है तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे V1 का वैल्यू सिर्फ आ जाएगा U2। ठीक है कैलकुलेशन। यस सर। अब V2 निकालेंगे तो देखो V2 क्या आता है, वो U1 आना चाहिए वैसे। तो सेम फॉर्मूला में जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, मैं 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 कर दो तो M2 माइनस M1, डिनोमिनेटर सेम रहता है M1 प्लस M2, U1 की जगह U2, और यहाँ पे 2M2 हो जाता है। 2M2 नहीं, 2M1, 2M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, यहाँ पे U1। यहाँ भी दोनों मास को M पुट कर दो, ये हो जाएगा M माइनस M डिवाइड बाय M प्लस M U2 प्लस 2M डिवाइड बाय M प्लस M U। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे भी जीरो हो गया, M माइनस M है, और सेकेंड टर्म में भी न्यूमिनेटर में 2M है, डिनोमिनेटर में 2M, 2M 2M कैंसिल, तो सिर्फ आ गया U1। तो हमारा V2 का वैल्यू क्या आ गया, U1। तो हमने क्या फॉर्मूला निकाला, V1 का आ गया U2 और V2 आ गया U1। आई बात समझ में? हम्म। अब इसको हम डायग्राम बनाएंगे तो देखो समझ में आएगा क्या हुआ क्या। यहाँ पे हमने टू बॉडी बनाया, दोनों का मास सेम है M। यहाँ पे कोलिजन हो गया, M M। तो यहाँ पर ये 1 और इसको 2 ले लेते हैं। तो 1 का वेलोसिटी U1, 2 का वेलोसिटी U2। तो आगे वाला 1 है, पीछे वाला 2 है। तो V1 का वैल्यू हमारे पास आया है U2 और V2 का वैल्यू हमारे पास आया है U1। अब इसको जरा डायग्राम को देखोगे तो जो 1 के पास वेलोसिटी था वो 2 के पास चला गया,
और जो 2 के पास वेलोसिटी था वो किसके पास चला गया, 1 के पास। देखो समझ में आया, जो 1 के पास वेलोसिटी था u1 वो कोलिजन के बाद 2 के पास हो गया u1, सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी u1 हो गया। और जो फर्स्ट सेकेंड बॉडी के पास वेलोसिटी था u2 वो फर्स्ट का वेलोसिटी हो गया। आई बात समझ में? यस सर। यदि मैं इसको हटा ही दूं तो और क्लियर होगा, लिखने से कंफ्यूजन हो सकती है। तो जो 1 के पास वेलोसिटी था वो 2 के पास चला गया, जो 2 के पास वेलोसिटी है वो 1 के पास चला गया। मतलब टू बॉडी जो कि कोलाइड किया उसने अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर ली। 1 का वेलोसिटी 2 के पास, 2 के वेलोसिटी 1 के पास। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, टू बॉडी interchange their velocity, interchange their velocity। और इसी में एक और हम स्पेशल केस लगा दें, एक और हम स्पेशल केस लगा दें कि दोनों बॉडी का मास सेम है, ये फर्स्ट बॉडी m, सेकेंड बॉडी भी m, ये 1 है ये 2 है। जो फर्स्ट बॉडी है वो रेस्ट में है और जो सेकेंड बॉडी है वो मूव कर रहा है u वेलोसिटी से। दोनों का कोलिजन हुआ, आगे वाला फर्स्ट सेकेंड वाला 2। तो 1 के पास वेलोसिटी है 0, कोलिजन के बाद सेकेंड के पास वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और 2 के पास वेलोसिटी u है तो फर्स्ट के पास वेलोसिटी u हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे वाला बॉडी रेस्ट में था, पीछे वाला बॉडी सेम मास का उससे कोलाइड कर गया। जैसे ही कोलाइड करेगा पीछे वाला बॉडी रेस्ट में आ जाएगा और आगे वाला बॉडी पहले वाले की वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। और ये एग्जांपल तुम ऑलमोस्ट चेक कर सकते हो कैरम बोर्ड में। कैरम बोर्ड खेलते हो, खेला है तुमने कैरम बोर्ड? यस। कैरम बोर्ड में क्वाइंस होते हैं, स्ट्राइकर होता है। तो स्ट्राइकर का मास तो ज्यादा होता है लेकिन क्वाइन का मास सारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं। यदि तुम एक क्वाइन को दूसरे क्वाइन से बिल्कुल हेड ऑन, बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर टू सेंटर हिट करोगे तो तुम देखोगे दूसरा जो क्वाइन है बिल्कुल वहां पे जाके स्टॉप कर गया और दूसरा क्वाइन मूव कर जाएगा। क्लियर? यस। ये था हमारा केस नंबर 1। अब नंबर केस नंबर 2। केस नंबर 2 है व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। टारगेट बॉडी का मतलब आगे वाला बॉडी। व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, आगे वाले बॉडी को हमने 1 लिया है तो u1 का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला v1 क्या बन जाएगा, तो देखो ऊपर फॉर्मूले में जो v1 का हमारे पास फॉर्मूला है, u1 को 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना? सिर्फ सेकेंड वाला टर्म रहेगा। यस। ये हो जाएगा हमारा 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 u2 और u2। और v2 के लिए इसी में 1 को 2 और 2 को 1 कर दो, नहीं ये नहीं करो। अब इसमें हम सेकेंड वाला टर्म में, सेकेंड में u1 को 0 पुट करो तो इसमें सेकेंड वाला टर्म 0 हो जाएगा, सेकेंड वाला टर्म 0 हो जाएगा, u1 0, फर्स्ट वाला टर्म बचेगा। ये हो जाएगा m2 माइनस m1, ये हमारा हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सेम रहता है m1 प्लस m2 u2। अब इस केस नंबर 2 में भी दो केस है। फर्स्ट केस लेंगे हम, फर्स्ट केस इसमें है when mass of target body
मतलब आगे वाला बॉडी जो है, टारगेट बॉडी इज वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज देन कोलाइडिंग बॉडी, पीछे वाले बॉडी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि साइकिल ने ट्रक को कोलाइड कर गया, साइकिल जो है ट्रक से कोलाइड कर गया। तो जो आगे वाला बॉडी है M1, उसका मास पीछे वाले बॉडी से बहुत ज्यादा है। और हमने ये अभी ऑलरेडी केस ले रखा है कि आगे वाला बॉडी रेस्ट में है। तो दो केस हो गए कि आगे वाला बॉडी रेस्ट में, मतलब ट्रक जो है वो रेस्ट में है, और पीछे वाला बॉडी जिसका मास काफी कम है, मतलब जो साइकिल मूव कर रहा है वो ट्रक से कोलाइड कर गया। तो क्या होगा? तो हमारे पास जो फॉर्मूला है अभी हमने लिखा है V1 का, V1 का हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, 2m2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 U2। तो इसमें क्या करना, जो जिस बॉड जो मास ज्यादा है उससे डिवाइड कर दो। तो मास ज्यादा कौन है हमारा, M1। M2 स्मॉल है ना हमारा, तो M2 से डिवाइड करेंगे, ठीक रहेगा। M2 से डिवाइड करें तो ऊपर में 2 आ जाएगा, नीचे में M1 से डिवाइड करेंगे तो M2 से डिवाइड कर दो। तो M2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2m2 डिवाइड बाई M2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा M1 बाई M2 प्लस M2 बाई M1, M2 बाई M2। ठीक है। यस। न्यूमरेटर में हमारा आ गया 2, नीचे है M1/M2 प्लस 1 U2। अब इसमें तो M1 जो है ना वो वेरी वेरी लार्ज है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर वेरी वेरी लार्ज हो गया। डिनोमिनेटर वेरी वेरी लार्ज से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू है वेरी वेरी स्मॉल आ जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, अप्रॉक्स जीरो। क्योंकि डिनोमिनेटर वो वेरी वेरी लार्ज है, क्योंकि M2 है वो ट्रक, ये M2 जो है वो है साइकिल। जैसे साइकिल का मास हो गया कितना, 40 kg, और M1 हो गया ट्रक, इसका मास हो गया 4000 kg। तो डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा, तो 2 को 101 से डिवाइड करोगे तो वेरी वेरी स्मॉल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रक साइकिल यदि किसी ट्रक से कोलाइड कर जाए तो ट्रक जो है रेस्ट में ही रहेगा, आगे वाला बॉडी का वेलोसिटी पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो ही आया। आई बात समझ में? और V2 यस। निकालेंगे तो क्या होगा, तो V2 का फॉर्मूला था हमारा M2 - M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 U2। इसे डिवाइड कर दो जो ज्यादा मास है M1 वाले से, M1 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा M2 - M1 -1 M, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमने M1 से डिवाइड किया है, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा M2/M1। अब यहाँ पे M1 वेरी वेरी लार्ज है, तो M2/M1 जो है वो वेरी वेरी स्मॉल हो गया, तो निगलेक्ट हो जाएगा। तो निगलेक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, एरो करके जीरो लिखने का मतलब कि ये टर्म निगलेक्ट हो गया। तो हमारा टर्म क्या बचेगा, ये बचेगा अप्रॉक्स -U2। -U2 का क्या मतलब हुआ, तो डायग्राम से यदि हम समझें इसको फिर से, हमारे पास आगे वाले का मास बहुत बड़ा ज्यादा है, तो ये है M1 जो कि काफी इसका मास ज्यादा है। M2, ये है M2। आगे वाला बॉडी रेस्ट में है, पीछे वाला बॉडी मूव कर रहा है U2 से। कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये M2, ये M1। तो जो V1 है वो जीरो ही था, मतलब कि
साइकिल यदि ट्रक से कोलाइड कर जाए तो जो ट्रक था वो रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहेगा। और जो V2 है वो क्या निकला, -U2। -U2 का मतलब वो पीछे की तरफ जाने लगेगा। साइकिल यदि 10 मीटर पर सेकेंड से कोलाइड कर जाए ट्रक से, तो साइकिल जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे आने लगेगा। इसका एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, किसी एक बॉल लो और उसे एक वॉल पे हिट करो, तो देखोगे जिस स्पीड से गया ऑलमोस्ट उसी स्पीड से वापस आता है, क्योंकि वॉल का मास बहुत ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। ये जो केस है ना, ये सिर्फ याद रखने की चीज है, इसका कोई प्रॉब्लम में यूज नहीं होगा। जो फर्स्ट केस था वो तुम्हें याद, वो तुम्हें प्रॉब्लम में यूज होगा, तो प्रॉब्लम काफी इजीली बन जाए। तो ये हमने केस लिया क्या कि जो आगे वाला बॉडी है, जो टारगेट बॉडी है, उसका मास वेरी वेरी लार्ज है कोलाइडिंग बॉडी से। अब उल्टा, पहले साइकिल ट्रक से जाके टकरा गया, अब सेकेंड केस में जो ट्रक है वो साइकिल से टकराएगा, तो देखते हैं क्या होता है। बी, when mass of colliding body, मतलब पीछे वाला बॉडी, colliding body is very very large, is very very large than target body। यहाँ पे पीछे वाला जो बॉडी है M2, उसका मास M1 से वेरी वेरी लार्ज है। तो फिर से फॉर्मूला देखो यूज कर लेते हैं। तो V1 का फॉर्मूला हमारे पास है 2M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 U2। इसमें भी किससे करो, M2 से डिवाइड कर दो, जिसका मास ज्यादा है उससे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा M1/M2 प्लस 1 U2। M1 वेरी, इसमें कौन ज्यादा, M2 से डिवाइड किया ना, तो कौन ज्यादा, M2 वेरी वेरी लार्ज है। तो यहाँ पे भी देखो M1/M2 वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2U2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे वाला बॉडी जो 2 है, जो ट्रक है, वो साइकिल से कोलाइड कर गया। तो साइकिल रेस्ट में था, जो पीछे वाला ट्रक है वो 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो टकराने के बाद साइकिल जो है मूव करने लगेगा, उसका वेलोसिटी 20 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बता रहा है। फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी जो है पीछे वाले का डबल हो जाए, और सेकेंड वाले का निकाले तो क्या होगा, V2 का फॉर्मूला था हमारा M2 - M1 प्लस M2 U2। M2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस M1/M2, M2 से डिवाइड कर दो M1/M2 प्लस 1 U2। इसमें भी ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये 1/1 1 आएगा, ये U2 हो जाएगा अप्रॉक्स। जो पीछे वाला बॉडी है उसका वेलोसिटी U2 पहले भी था, अभी भी वही U2 ही रहेगा। यदि इसको हम डायग्राम से समझे, ये आगे वाला बॉडी है और पीछे वाला बॉडी का मास ज्यादा है। आगे वाला बॉडी जो है रेस्ट में है, और पीछे वाला बॉडी जो है मूव कर रहा है U2 से। ये M1, ये M2। तो हमारा आगे वाला बॉडी है, इसका वेलोसिटी हो गया 2U2, और पीछे वाला का वेलोसिटी U2 ही रहा। यदि तुम्हारा यहाँ पे ट्रक जो है साइकिल से कोलाइड कर जाए, तो
ट्रक जो है सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, जो साइकिल है उसकी वेलोसिटी ट्रक से डबल हो जाएगी। तो हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कर लिया, अब हम इसके प्रॉब्लम करेंगे। ये तुम पहले फॉर्मूला नोट कर लो क्योंकि इस प्रॉब्लम में यूज होगा। V1 एंड V2 का ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये दोनों फॉर्मूला V1 एंड V2 का। नोट कर लिए? यस। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1। Two ball of mass 2 kg and 3 kg moving with velocity 5 meter per second, 10 meter per second and 5 meter per second respectively in same direction, collide elastically. Find their velocity after collision. Find their velocity after collision. यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg और इसका वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा बॉडी है 3 kg, इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। हम इन दोनों में से किसी को भी 1 और 2 ले सकते हैं, फॉर्मूले को फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे कौन पीछे, किसी को भी 1 और 2 ले सकते हो। तो M1 का वैल्यू यदि हम लेंगे 2 kg तो U1 का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड और M2 का वैल्यू ले हम 3 kg तो U2 का वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूले में पुट करके निकाल दो, बताओ V1 V2 क्या है। 20/5 और 45/5 मतलब 4 और 9 आएगा। ठीक है, 4 और 9 है। इसका आंसर हो जाएगा V1 का वैल्यू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड और V2 का वैल्यू हो जाएगा 9 मीटर। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर बाकी नेक्स्ट क्लास में कर ले क्या कल? कल? कल नहीं सॉरी सैटरडे। हाँ चलो ठीक है, ओके। थैंक यू।